तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रोकाइरलिटी एंड टॉपिसिटी का अपना लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ये सीख चुका था कि हमारे पास सेंटर 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले जो सेंटर है वो है कायरल सेंटर, दूसरा जो सेंटर है वो होता है प्रोकायरल सेंटर और तीसरा सेंटर होता है स्यूडो कायरल सेंटर। हमने तीनों की डेफिनेशंस को अच्छे से जाना, तीनों के बीच में डिफरेंसेस को समझा, फिर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था टोपिसिटी। और टोपिसिटी में मैंने आपको समझाया था सबसे पहले किस तरीके से वहां पर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच में स्टोकेमिकल रिलेशनशिप जनरेट होता है, उसी के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है एज होमोटॉपिक एंड हेटेरोटॉपिक। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन वाला पार्ट लिखा हुआ है ताकि आपके नोट्स थोड़े बेहतरीन बन जाएं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अ लिगेंड upon substitution gives the identical product, then such ligand is called as homotopic ligand। वह लिगेंड जहां पर आपके पास प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट आपके पास आइडेंटिकल हो, उन्हीं को हम बोलते हैं होमोटोपिक प्रोटॉन्स। ऐसे ही हेटेरोटॉपिक में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर अराइज होते हैं, तब हम उन पेयर ऑफ लिगेंड को या उन सच लिगेंड्स को बोलते हैं हेटेरोटॉपिक लिगेंड्स। एनिसोट्रोपिक में आपके पास क्या होगा, ये इसके सब क्लासिफिकेशन है जिसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाए, एनेंशियोमर्स आ जाए तो उसको एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन कहेंगे। अगर आपके पास वहां पर डायास्ट्रोमर आ जाए तो हम उसको डायस्ट्रोटॉपिक प्रोटॉन कहेंगे। और मैंने पिछले ही लेक्चर में 4 एग्जांपल्स में आपको होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स और डायस्ट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में समझाया है। अब हम इसको समझने के बाद आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई प्रोटॉन होमोटॉपिक है या हेटेरोटॉपिक है, और अगर हेटेरोटॉपिक है तो फिर वो एनेंशियोट्रोपिक है या डायस्ट्रोटॉपिक है। आइए इस टॉपिक को जानते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, दोनों ही मेथड्स को डिटेल में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और हमारा टॉपिसिटी से रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिरकार हम लोग लिगेंड्स को क्लासिफाई किस तरीके से करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई लिगेंड्स। हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से जान चुका है कि लिगेंड्स हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोटॉपिक होता है और एक हेटेरोटॉपिक होता है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार लिगेंड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, जिसमें एक मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये वो मेथड है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। हम लोग 2H को लेबलिंग करते थे और एक बार HA हटाकर ग्रुप लगाते थे और एक बार HB हटाकर ग्रुप लगाते थे। फिर जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आते थे उन दोनों के रिलेशन से हम लोग बताते थे ये किस तरीके के हमारे पास प्रोटॉन्स हैं। और दूसरा होता है हमारे पास बाय सिमेट्री मेथड। ये हमारे पास 2 तरीके होते हैं, इन दोनों ही तरीकों से हम पता लगाते हैं कि आखिरकार हमारे पास लिगेंड्स का या फिर प्रोटॉन्स का नेचर क्या रहा है। जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं इसके आपको डिफरेंट एग्जांपल्स कराने वाला हूं, फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे, उसको एक टेबल की फॉर्म में आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको याद रहे। आइए शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ। अगर मैं एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल उठाता हूं तो हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या है Br है, यहाँ पर क्या है Br है, यहाँ पर क्या है H है, यहाँ पर क्या है H है। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको HA कहता हूँ, इसको HB कहता हूँ, और हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका लगाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको HA और HB हटाने के बाद 2 प्रोडक्ट जो आएंगे उनके रिलेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ से HA हटाता हूँ और HA हटाकर ड्यूटेरियम लगाता हूँ, एक समय के लिए मान लेते हैं, तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर HA की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, और HB की जगह H आपके पास ये प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर HB को हटाकर हम क्या लेके आ जाएंगे, D लेके आ जाएंगे। जब HB को लेकर हम D लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास Br आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अब यहाँ पर HA की जगह H रहेगा और HB की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें एक एक लेना होता है, H उसको हटाकर ग्रुप लगाना होता है। अब हमारे पास ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो प्रोडक्ट आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है
और एक प्रोडक्ट आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ये जो दोनों ही प्रोडक्ट आ रखे हैं ये दोनों कैसे हैं? ये आइडेंटिकल हैं, मतलब एनाइसोमर्स हैं, डायस्ट्रोमर्स हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से इनको देखूंगा और ध्यान से मैं इस बार क्या करूं, इनको थोड़ा सा रोटेशन कर दूं, मतलब यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं ऐसे लेके आ जाऊंगा तो इसकी जगह ये आ जाएगा, ऐसे ही इसकी जगह डी आ जाएगा और इसकी जगह एच आ जाएगा। मतलब इसको मैं 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेट कर देता हूँ। जब मैं 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखो, ये डी यहाँ जाएगा, ये डी यहाँ है ही, ये एच यहाँ जाएगा, ये एच यहाँ है ही, और बी आर तो अपने साथ रिप्लेस होंगे ही। तो हम बोलेंगे ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड्स आपके पास कैसे हैं? 1 and 2 आर आइडेंटिकल। अगर हमारे पास कंपाउंड्स में रिलेशन आइडेंटिकल आ रहा है तो जो रिलेशन हमारे पास इनके कंपाउंड के प्रोडक्ट्स में आता है वही हमारे पास इनके प्रोटॉन्स में भी आंसर में आएगा, तो होमोमर्स कहलाएंगे। तो हम बोलेंगे HA and HB आर होमोटोपिक प्रोटॉन्स। HA and HB आर होमोटोपिक प्रोटॉन्स। क्या ये आपको बात समझ में आई? इस तरीके से आप किसी भी लिगेंड का नेचर तरीका जान सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल नंबर दूसरा लेता हूं और इस बार हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पर मैं Br ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं Br ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं H, यहाँ पर मैं H। अब इस बार फिर से लेबलिंग करते हैं, यहाँ पर आपके पास HA हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास HB हो जाएगा। अब इसमें फिर से वही सारी बातें होने वाली हैं हमारे पास। कैसे देखना, अब हम जब इसमें निकालेंगे तो हमारे पास क्या करना है, एक बार आप यहाँ से HA हटाओ, D लगाओ, एक बार आप यहाँ से HB हटाओ, D लगाओ। जब यहाँ से आप HA हटाओगे, D लगाओगे तो कैसे बन जाएगा, ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर आपके पास HA हटाकर D लगा दिया और यहाँ पर HB की जगह H है। एक तो प्रोडक्ट आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल यही करना है, HB को हटा के D करते हैं तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर H और यहाँ पर D। अब मुझे इन दोनों ही कंपाउंड्स में रिलेशन बताना है। अगर दोनों ही कंपाउंड्स में रिलेशन बताना है तो इसमें कैसे बता पाएंगे, जरा ध्यान से देखो। सिंपल पहले वाला केस बन गया है, बस थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बता दिया गया है। मतलब आप इसको अगर इससे रिलेट करोगे तो ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर भी आपके पास कैसे इक्लिप्स फॉर्म है। एक सिंपल सी बात है, ये एक ही प्लेन में होंगे। अगर जब भी लगातार 3 डबल बॉन्ड होती हैं, उसके टर्मिनल वाले कार्बन एक ही प्लेन में आते हैं, तो यहाँ पर भी आप सिस ट्रांस का फंडा कर सकते हो। और अगर ये हम करेंगे तो ये दोनों आपके पास एक ही हैं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल। फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल। होमोमर्स, अगर ये आइडेंटिकल और होमोमर्स हैं तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से कि जो HA होता है, जो HB होता है, ये दोनों भी यहाँ पर आपके पास क्या हैं, होमोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। क्या हैं, होमोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल ये वाला, फिर है एग्जाम्पल दूसरा। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात क्या कर रहा हूं आपसे। ऐसे ही मान लो मैं आपसे एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं, एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इस वाले एग्जांपल को जरा ध्यान से देखना। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ Br, यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ H और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ HA और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ HB। अब मुझे इस वाले में भी देखना है तो फिर से वही, एक बार मैं HA को हटा के D लगाऊंगा, एक बार मैं HA को हटा के D लगाऊंगा और एक बार मैं HB को हटा के D लगाने वाला हूँ। जब मैं HA को हटा के D लगाऊंगा तो कैसा बन जाएगा, ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, D यहाँ पर H, ये चीज़ तो एज इट इज ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर Br था और यहाँ पर H था। एक तो कंपाउंड आपके पास ये आ जाएगा। अब इस वाले कंपाउंड में बात करता हूँ तो इसमें क्या जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H रहेगा तो इस बार HB की जगह D आ जाएगा। बाकी Br एज इट इज ऐसा ही था और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बोलिए
इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये बात आप सबको क्लियर हुई है तो अब इस पॉइंट को समझो, ये दोनों आपस में क्या है, इस पॉइंट को समझो। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है जरूरी नहीं कायरल सेंटर ही कायरलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बात समझ में आ रही? जरूरी नहीं है कायरल सेंटर ही कायरलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कायरलिटी के लिए यहां पर आपके पास कायरल एक्सिस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, और अगर आप जरा दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों में एक्सियल कायरलिटी मौजूद है। ये भी कायरल है, कायरल कहने का कारण क्या है, यहाँ पे एक्सिस पास करोगे देखो डबल बॉन्ड है, इवन है और डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो इसीलिए इनको एनेंशियोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एनेंशियोमर्स कहेंगे। और अगर ये एनेंशियोमर्स हैं तो हम कह सकते हैं ये जो HA और HB हैं ये आपके पास एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बस यही पॉइंट समझना है आपको। रिप्लेस करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट किस तरीके के रिलेशन दे रहा है, जो रिलेशन उसके प्रोडक्ट में होगा वही रिलेशन आपके पास HA और HB में भी हो जाएंगे। बोलिए, इतनी बात समझ में आ चुकी है? अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है तो एक बात यहां पर नोट में समझ लीजिए, जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो, अगर उस मॉलिक्यूल में पहले से कायरलिटी मौजूद नहीं है, कायरलिटी एब्सेंट है, कायरलिटी वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, सेंट्रल कायरलिटी हो सकती है, एक्सियल कायरलिटी हो सकती है, प्लेनर कायरलिटी हो सकती है, हेलिकल कायरलिटी हो सकती है। अगर पहले वो एब्सेंट है लेकिन अगर मैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं उसके बाद उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी आ जाए तो वहां पर वह हमेशा एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन होते हैं। नोट कर लो आप इस लाइन में, नोट क्या करना है, यदि कोई भी मॉलिक्यूल हो जहां पर पहले से उसमें कायरलिटी एब्सेंट हो, वो कायरलिटी सेंट्रल कायरलिटी भी हो सकती है, एक्सियल कायरलिटी भी हो सकती है, प्लेनर कायरलिटी भी हो सकती है, हेलिकल कायरलिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करवा दूं, सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवा दूं और सिंगल सब्स्टिट्यूशन के बाद उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी आ जाए, देखो यहां पर सिंगल सब्स्टिट्यूशन करवाया तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास कायरलिटी आ गई और वह एक्सियल कायरलिटी है, तो मैं बोलूंगा जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम उन प्रोटॉन्स को एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन कहेंगे। आप इसको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में याद रख सकते हैं, ये आगे मैं पूरी टेबल बनाऊंगा। तो कुछ एग्जांपल से आपको बहुत हद तक समझ में आ रहा है कौन सा एनेंशियोट्रोपिक है, कौन सा होमोटॉपिक है। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर एक हम टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बनाएंगे जिसको आपको याद करना है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में अगर मैं बात करता हूं तो ये है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास pH है, यहाँ पर हमारे पास H है, इस तरीके से यहाँ पर H है, Cl है और यहाँ पर आपके पास CH3 है। और यहाँ पर मैं लेबलिंग करता हूँ, ये आपके पास HA है और ये आपके पास HB है। आपको यहाँ पर HA और HB के बारे में कमेंट करना है, बताना है क्या है। तो फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग इस लेक्चर में पूरा का पूरा। तो अब हमारे पास इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले आप यहाँ से HA हटाओ, D लगाओ, ठीक है। ऐसे ही फिर आप यहाँ से क्या करो, HB हटाओ और D लगाओ। जब मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा तो हमारे पास क्या जाएगा, PH। जब HA हटाया तो D लगाया, यहाँ पर D था, यहाँ पर H था, यहाँ पर Cl था, यहाँ पर H था और यहाँ पर CH3 था। बोलिए, इतना बात समझ में आया? ऐसे ही इस वाले केस में क्या करता हूँ मैं, HB की जगह यहाँ पर D लगाऊंगा, यहाँ पर PH था, यहाँ पर आपके पास क्या था, D था, यहाँ पर आपके पास HB की जगह इस बार D लगाना है, D लगा दिया। फिर आपके पास यहाँ पर क्या था, Cl, H और यहाँ पर CH3। अब आपके पास ये दो रिजल्टिंग कंपाउंड्स आ रहे हैं। आपको कमेंट इन दोनों कंपाउंड्स में करना है सबसे पहले कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। अब जरा ध्यान से आप देखोगे तो ध्यान से देखने पे समझ में क्या आ रहा है, ये दोनों ही कंपाउंड क्या आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। इस कंपाउंड को उठाओ और इसके सामने लेके आ जाओ, क्या ये इसकी मिरर इमेज दिखाई दे रहा है? तो हम बोलेंगे ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और हमें बहुत अच्छे से पता है जब भी कोई कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होता है तो वहाँ पर रिलेशनशिप क्या आती है,
डाया स्टीरियोमर आती है, क्योंकि यहाँ पर डाया स्टीरियो आइसोमर्स हैं, डाया स्टीरियोमर्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो दोनों ही प्रोटॉन्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स हो जाएंगे, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करके निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर एक नोट हम और लिखेंगे, यहाँ पर एक नोट हम और लिखेंगे। एक नोट तो पहले हमने यहाँ पर लिखा था कि यदि कहीं पर भी पहले मॉलिक्यूल में कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, और अगर उसको सिंगल सब्स्टिट्यूशन के बाद कायरलिटी आ जाए, एक्सियल कायरलिटी हो, सेंट्रल कायरलिटी हो, तो वहां पर एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन होते हैं। एक और आपको नोट लिखना है, यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑलरेडी पहले से एक कायरल सेंटर मौजूद हो, देखो ये सेंटर क्या है, कायरल सेंटर है ClH CH3, पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो इस मॉलिक्यूल में पहले से कायरल सेंटर मौजूद है, इसीलिए यहां पर जो इसके बगल वाला जो मिथाइलिन कार्बन है, इस वाले पर जो H होंगे ये कैसे होंगे, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स होंगे। इस चीज को नोट में लिखना है। क्या लिखना है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसमें ऑलरेडी पहले से एक एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है, तो वहां पर जो आपके पास प्रोटॉन्स होंगे वह डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स होंगे। इस बात को आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को याद रखना है। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ डिफरेंट, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे पास ये आ जाएगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Cl, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा CH3। ये है मेरे पास एक क्वेश्चन। अब मुझे बताना इस क्वेश्चन में ये जो आपके पास HA और HB दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन है, कैसे प्रोटॉन है, होमोटॉपिक हैं, एनेंशियोटॉपिक हैं, डायस्टोटॉपिक हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, अगर आपको ये नोट याद होता तो। क्या बोला था मैंने अभी, ये वाला जो सेंटर है ये क्या है, कायरल सेंटर है, और कभी भी अगर किसी मॉलिक्यूल में एक एसिमेट्रिक सेंटर या एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, तो हम बोल सकते हैं वहां पर जो आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं वह प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। क्या आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, एकदम अच्छे से? तो हम बोलेंगे ये प्रोटॉन कैसे हैं, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स हैं। मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाया, मैंने यहाँ पर HA को हटा के D नहीं लगाया, HB को हटा के D नहीं लगाया। आप वो करवा सकते हैं, जब आप वो करवाएंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा वो जो दोनों कंपाउंड प्रोडक्ट आएंगे वह दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, इसलिए वह डायस्ट्रोमर होंगे, इसीलिए वहां पर वह जो HA और HB हैं उनमें रिलेशन डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन होगा। तो ये नोट वाली बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दो नोट आपको मैंने याद करवा दिए। मान लो क्वेश्चन के लेवल को मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपके पास HA है, यहाँ पर आपके पास HB है, यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O CHBr, और यहाँ पर CH3। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, और इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि आखिरकार HA और HB क्या है। अब आप जरा ध्यान से देखोगे क्वेश्चंस को, तो आप तो रिप्लेसमेंट मेथड के थ्रू जाओगे। आपने क्या किया, यहाँ से HA हटाया और D लगाया, आपने फिर क्या किया, यहाँ से HB हटाया और D लगाया। जब आप दोनों बना लोगे, वह जो दोनों कंपाउंड्स आएंगे वह दोनों कंपाउंड्स ऐसे आएंगे कि वह दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। ये मान लो सेकंड कंपाउंड है, ये मान लो फर्स्ट कंपाउंड है, तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड आर डाया स्टीरियोमर्स। क्या है, डाया स्टीरियोमर्स। क्या है, डाया स्टीरियोमर्स। फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या होंगे, डायस्ट्रोमर्स। इसीलिए यह जो कंपाउंड आपके पास आएंगे ये कैसे आ जाएंगे, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स आ जाएंगे। यह जो प्रोटॉन्स होंगे ये कैसे होंगे आपके पास, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। लेकिन एक बात और समझो, आप ये सब नहीं भी करते, अगर आप सिर्फ इस पे ध्यान देते, ये देखो ये आपके पास कायरल सेंटर है, इतने वाले ग्रुप को जरा ध्यान से देखो, इसको आप पूरा एक स्फीयर की तरह मान लो, और आप अगर इसको देखोगे तो ये कायरल सेंटर है आपके पास। मैंने बोला था जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो तो वह मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं, एनेंशियोट्रोपिक नहीं डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन रखते हैं। क्या रखते हैं, डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन रखते हैं। लेकिन एक बात और समझ लो, यहाँ पर आप बोलोगे सर जब हम HA को हटाएंगे D लेके आएंगे तो इस वाले मॉलिक्यूल में भी तो कायरलिटी आ रही है।
पहले इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी नहीं है क्योंकि ये दोनों H सेम है, लेकिन जब मैं इसको हटा दूंगा, D लिखा जाऊंगा तो एक्सेल कायरलिटी आ जाएगी। तो सर यहाँ तो नोट नंबर 1 भी काम आ रहा है कि पहले मॉलिक्यूल में कायरलिटी ना हो और फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद कायरलिटी आ जाए। तो ऐसे तो ये एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन होने चाहिए थे, लेकिन हम बोलेंगे सबसे पहले हमें इस फैक्टर को देखना है। ऑलरेडी इस मॉलिक्यूल में पहले से एक एसिमेट्रिक सेंटर था, और जब ऐसा होगा तो हम यहाँ पर नोट नंबर 2 लगा रहे होंगे। बोलिए, क्या आपको ये डिफरेंट क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी बता रहा हूं, आप आराम आराम से लेक्चर्स देखो, बार बार बैक जाओ फिर देखो, लेकिन पॉइंट को समझने की कोशिश करो। मान लो मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे बताइएगा किस तरीके के प्रोटॉन होने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर आपके पास H है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, Cl है, H है, और यहाँ पर आपके पास CH3 है। या फिर आप यहाँ पर Cl लेके आ जाओ और यहाँ पर आपके पास H लेके आ जाओ। मुझे बताइए कि यहाँ पर किस तरीके के प्रोटॉन्स आपके पास मौजूद हैं। तो आपके पास ऑलरेडी समझ में आ रहा है, देखो ये वाले को देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर ये एसिमेट्रिक सेंटर है, और पहले से जब एक कायरल सेंटर होता है तो हम बोलेंगे ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स कैसे हैं आपके पास, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये कैसे हैं, डाया स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। कैसे हैं? डाया स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों प्रोटॉन्स की बात कर लूंगा तो ये दोनों भी कैसे हैं? डाया स्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स है। तो बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और 2 नोट मैंने आपको साथ साथ बता रखे हैं, उन नोट्स की हेल्प से, उस ट्रिक की हेल्प से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास कुछ हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ले लिए जो कि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाना था आपको। अब मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल में मैं आपको पूरा लिखा दूंगा कि कब कब क्या होगा, तो क्या कंडीशंस बनेंगी, तो फिर क्या उसको नाम देंगे, और फिर मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स और आपके सामने लेके आ जाऊंगा। तो आइए एक हम टेबल की बात करते हैं। अब टेबल में हमारे पास टोटल 3 पार्ट होंगे। एक तो सबसे पहला पार्ट होगा हमारे पास इनिशियल मॉलिक्यूल, कि आखिरकार वह जो इनिशियल मॉलिक्यूल होगा वह दिखता कैसा होगा। उसके बाद मॉलिक्यूल आफ्टर रिप्लेसमेंट, मॉलिक्यूल आफ्टर रिप्लेसमेंट, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा रिलेशन, कि आखिरकार उन प्रोटॉन्स में हमारे पास रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनिशियल मॉलिक्यूल में। तो इनिशियल मॉलिक्यूल में आपके पास पहले तो कंडीशन हो कि आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट हो। सबसे पहला तो आपके पास यही है कि आपके पास क्या हो, कायरलिटी प्रेजेंट हो। और वह जो कायरलिटी होती है वह किसी भी प्रकार की हो सकती है, एनी टाइप। सेंट्रल कायरलिटी भी हो सकती है, प्लेनर कायरलिटी भी हो सकती है, एक्सेल कायरलिटी भी हो सकती है, हेलिकल कायरलिटी भी हो सकती है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब मॉलिक्यूल आफ्टर रिप्लेसमेंट, अगर वहां पर नो न्यू कायरल सेंटर जनरेटेड, नो न्यू कायरल सेंटर जनरेटेड, तो हम उन प्रोटॉन्स को नाम दे देंगे होमोटोपिक प्रोटॉन्स। होमोटोपिक प्रोटॉन्स। आ रही बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या है, C है, यहाँ पर ET है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर C है, यहाँ पर Ha है, यहाँ पर Hb है, और यहाँ पर H है। इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास एक कायरल सेंटर है, मतलब कायरलिटी प्रेजेंट है। तो जब आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो कोई भी कायरल सेंटर, जब आप इसको D से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पर क्या कायरल सेंटर जनरेट होगा? नहीं होगा। ये H और ये H सेम होंगे। तो वही मैं केस आपको समझा रहा हूँ। तो इन प्रोटॉन्स को हम लोग नाम दे देंगे होमोटोपिक प्रोटॉन्स। अब जो दूसरी कंडीशन हो, फिर से हमारे पास क्या हो, कायरलिटी प्रेजेंट हो। इस वाले केस में कोई भी कायरलिटी हो सकती है, लेकिन इस बार हमारे पास क्या जाए, न्यू कायरल सेंटर जनरेटेड, न्यू कायरल सेंटर जनरेटेड। ये आपके काम में आएगा डिफरेंट एग्जांपल में। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोटॉन आ जाएगा उसका नाम हो जाएगा
डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। क्या नाम हो जाएगा? डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। ये आपके पास दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा? यदि आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट ही ना हो, कायरलिटी ऑलरेडी एब्सेंट हो, ठीक है। अगर कायरलिटी एब्सेंट हो तो यहां पर हम बोल सकते हैं वन कायरल सेंटर जनरेटेड, वन कायरल सेंटर इज जनरेटेड। तो हम यहां पर नाम दे देंगे एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स। क्या नाम दे देंगे? एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन्स। ऐसे ही लास्ट वाला केस और होगा हमारे पास, जहां पर आपके पास कायरलिटी क्या हो? एब्सेंट हो। कायरलिटी अगर एब्सेंट हो तो इस वाले केस में हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? मोर देन वन कायरल सेंटर जनरेटेड, मोर देन वन कायरल सेंटर जनरेटेड। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ये डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। बस आपको इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इस टेबल से आपके बहुत हद तक सवाल जो हो जाएंगे वो आसान बन जाएंगे और आप आसानी से आंसर दे पाओगे इस टेबल से, ठीक है। इस टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स में ये सब चीजें थोड़ी सी ट्राई करते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस पे हम लोग अप्लाई करते हैं जो अभी हमने टेबुलर फॉर्म में सीखा था। हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बार बार पॉसिबल नहीं होता कि हम बार बार ग्रुप को हटाएं, सब्स्टिट्यूट करें और फिर बहुत अच्छे से चेक कर सकें कि इसमें स्टोकेमिकल रिलेशनशिप क्या है। इसीलिए हमने उस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है और देखना ये सारे क्वेश्चंस का आंसर उस टेबल से कितना आसानी से मिलने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन बात करोगे तो आपको CH3A और CH3B के प्रोटॉन्स का बताना है रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले आप ये चेक करो कि इनिशियल मॉलिक्यूल में क्या कोई कायरलिटी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं इनिशियल मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि इनिशियल मॉलिक्यूल में हमारे पास यहां पर एक्सियल कायरलिटी प्रेजेंट है। जरा ध्यान से देखो तो आपको वहां पर एक्सियल कायरलिटी दिखाई देगी। आप यूं कह सकते हो कि वहां पर कायरलिटी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये थर्ड फोर्थ केस नहीं है, ये फर्स्ट या सेकंड केस है जहां पर हमारे पास कायरलिटी प्रेजेंट होती है। अब आप ये चेक करो कि मॉलिक्यूल को आफ्टर रिप्लेसमेंट जरा चेक करो। अगर हम आफ्टर रिप्लेसमेंट चेक करेंगे तो अगर आप CH3A या CH3B से कुछ हटाओगे तो आपके पास यहां पर क्या होगा? कायरल सेंटर जनरेट होगा। आपके पास यहां पर क्या होगा? कायरल सेंटर यहां पर जनरेट होगा। और याद करो कि जहां पर कायरलिटी प्रेजेंट हो और कायरल सेंटर जनरेट हो तो वहां पर आपके पास रिलेशन किस तरीके का आएगा? रिलेशन आ जाएगा आपके पास डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। मतलब पॉइंट नंबर 2। यहां पर मैं कौन सा पॉइंट लगा रहा हूं? पॉइंट नंबर 2 मैं लिख दे रहा हूं साइड में कि हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 लगाया है। कायरलिटी पहले से प्रेजेंट है और फिर जब मॉलिक्यूल में हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो कायरलिटी सेंटर भी आ रहा है। तो ऐसा हमारे पास डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स जनरेट करता है। ऐसे ही फिर से इस एग्जांपल में बात करते हैं तो हमारे पास इनिशियल मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो। तो इनिशियल मॉलिक्यूल में आपके पास यहाँ पर कोई भी कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 3 या फिर पॉइंट नंबर 4 होने वाले हैं। 1 और 2 नहीं होंगे क्योंकि 1 और 2 के लिए आपका कायरलिटी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर आप रिप्लेसमेंट कर दोगे तो आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या आ रहा है? आफ्टर रिप्लेसमेंट अगर आप HA या HB में से कुछ रिप्लेस कर रहे हो, तो जैसे आपने यहाँ पर D लगा दिया फॉर एग्जांपल रिप्लेस करके, तो आपके पास ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? इस मॉलिक्यूल में आपके पास प्लेनर कायरलिटी डेवलप हो जाएगा। पहले कायरलिटी नहीं थी, बाद में मॉलिक्यूल को रिप्लेसमेंट के बाद कायरलिटी मिल जाए, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों प्रोटॉन्स होंगे, ये दोनों ही प्रोटॉन्स आपके पास एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। और यहाँ पर हमने लगाया है पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में तो आपके पास 2 फिनाइल रिंग हैं, दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप क्या इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके आ पाओगे? तो देखो ये जो दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप क्या हैं? सेम है। इसीलिए जो इनिशियल मॉलिक्यूल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनिशियल मॉलिक्यूल में आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है।
इनिशियल मॉलिक्यूल में आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखो कि आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या आप मॉलिक्यूल में कायरलिटी जनरेट कर पा रहे हो? तो खुद देखो, जब आप यहां से HA की जगह कुछ भी डी लेके आ जाओगे तो वहां पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल बन जाएगा, और यहां पर एक्सियल कायरलिटी डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सियल कायरलिटी डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से हम यहां पर कह सकते हैं आसानी से इस वाले केस में ये जो दोनों प्रोटॉन्स होंगे ये कैसे होंगे, आपके पास एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स होंगे। कैसे होंगे? एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। इस वाले सवाल को देखो यहां पर पहले मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार की कोई भी कायरलिटी है क्या? जरा ध्यान से देखो, यहां जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो हम इनिशियल मॉलिक्यूल में बात कर रहे हैं। इनिशियल मॉलिक्यूल में कोई भी कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है। इनिशियल मॉलिक्यूल में आपके पास किसी भी प्रकार की कायरलिटी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 4 होंगे। आफ्टर रिप्लेसमेंट अगर आप चेक करोगे तो आफ्टर रिप्लेसमेंट आपके पास क्या आ रहा है? देखो, अगर आप यहाँ HB की जगह D लगाते हो तो एक तो ये कायरल बन जाएगा और ये भी तो कायरल बन जाएगा। तो आप बोल सकते हो मोर देन वन कायरल सेंटर जनरेटेड। मोर देन वन कायरल सेंटर जनरेटेड। पहले तो कायरलिटी है ही नहीं, उसके बाद एक से ज्यादा कायरल सेंटर जनरेट हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये जो दोनों ही प्रोटॉन हैं ये कैसे हैं? डाया स्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स है। मतलब यहां पर आप पॉइंट नंबर 4 की बात कर सकते हो, पॉइंट नंबर 4 लगा सकते हो। इतनी स्पीड में सारे आंसर आने वाले हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं इस इनिशियल मॉलिक्यूल को देखूंगा तो इनिशियल मॉलिक्यूल में क्या मुझे कायरलिटी नजर आ रही है? तो मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर कायरलिटी प्रेजेंट है। एक तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर है, ये भी एसिमेट्रिक सेंटर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास कायरलिटी प्रेजेंट है। चलो, इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर आफ्टर रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, क्या मॉलिक्यूल में यहां पर कायरलिटी जनरेट होगी? आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या मॉलिक्यूल में कायरलिटी आ रही है? जरा ध्यान से देखो, ये CH3B है, ये CH3A है, इनमें से घटाओगे तो यहां पर भी कायरल सेंटर जनरेट होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। पहले भी कायरलिटी है और कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये CH3B और ये दोनों क्या हैं? डाया स्टीरियोटोपिक मिथाइल हैं, मिथाइल प्रोटॉन हैं, डाया स्टीरियोटोपिक हैं। तो आपको यहाँ पर अब रिप्लेसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको सिर्फ ये देखना था इनिशियल मॉलिक्यूल कैसा था, आफ्टर रिप्लेसमेंट मॉलिक्यूल कैसा हुआ, और उस टेबल की बातें याद रखनी है, तो आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये हमारा यहाँ पर था पहला मेथड। क्वेश्चंस आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो वो कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं ताकि आपको यहाँ से आइडिया मिल जाए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड बेहतरीन से, और फिर हम बात करेंगे सिमेट्री मेथड, जहां पर आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए कि सिमेट्री मेथड से किस तरीके से पता लगाते हैं कौन सा होमोटॉपिक है, कौन सा हेटेरोटॉपिक है, हेटेरोटॉपिक में कौन सा एनेंशियोटॉपिक है, कौन सा डायस्टोटॉपिक है।